गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेंस का समय बहुत कम रह गया है और अभी हम लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं। ये एक जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कैमरे को पढ़ा रहा होता हूं, बहुत बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है कि किसको पढ़ा रहे हैं। बट ये ऑनलाइन है, शायद कैमरे को ही मैंने विद्यार्थी मान लिया है। आप जो लेक्चर देख रहे हैं उससे आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूं कि जब मैं लोक प्रशासन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन जनरल स्टडीज़ के पेपर के अंतर्गत रखा गया है, ना कि ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ही साधारण शब्दों के साथ और एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरा आपको भी सुझाव है कि सिर्फ 30 नंबर का लोक प्रशासन आएगा यहाँ पर, और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके या बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाके मत पढ़िएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स के लिए हो, चाहे वो सोशियोलॉजी के लिए हो। तो आप इनको जनरल स्टडी के हिसाब से समझ के पढ़िएगा। लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने किया था वह था हमारा नवीन लोक प्रशासन, और उसके बाद हम लोगों ने विकास प्रशासन पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन लोक प्रबंधन। नवीन लोक प्रबंधन, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे ये भी हम देख लेते हैं। हम लोग इस पहलू के अंतर्गत पूरे लेक्चर को चर्चा करेंगे कि नवीन लोक प्रबंधन क्या है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, यह कब आया और क्यों आया, इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सिद्धांतकार हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और कौन से मॉडल हैं। इसके बाद यह सिद्धांत किन चीज़ों का विरोध करता है, और अंत में देखेंगे कि नवीन लोक प्रबंधन का प्रशासन में क्या प्रभाव पड़ा। ये सब पहलुओं को हम समेटने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम आपके पास आंसर लिखने की जो संभावना रहेगी वह है 200 शब्दों में रहेगी। यहाँ से 3 नंबर आपसे ये पूछ सकता है कि नवीन लोक प्रबंधन क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन पूछ सकता है, या नवीन लोक प्रबंधन को किसने दिया, इस शब्द को किसने दिया, इस बारे में आपसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ से एक 50 शब्दों में क्वेश्चन बना सकता है। नवीन लोक प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है आपसे, और एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीन लोक प्रबंधन के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन वो आपसे बनाएगा। अब सवाल उठता है, हम लोग शुरू करते हैं कि नवीन लोक प्रबंधन क्या है। नवीन लोक प्रबंधन, 3 शब्दों का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। नवीन लोक प्रबंधन। अब यहाँ पे एक प्रबंधन शब्द जुड़ा है पहली बार लोक प्रशासन पे, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम परंपरागत लोक प्रशासन में नवीन क्या लेके आए थे, याद करिए, सी क्रेव लेके आ गए थे। 5 तत्वों को समाहित किया गया है जब हम लोगों ने नवीन लोक प्रशासन पढ़ा था। तो उसके बाद ये नवीन आ गया था यहाँ पर, और अब यहाँ पे प्रबंधन शब्द जुड़ रहा है। ये पूरी अवधारणा 1990 के दशक से विकसित हो रही है, और इस शब्द को, नवीन लोक प्रबंधन शब्द को कौन दे रहा है? क्रिस्टोफर हुड के द्वारा दिया जा रहा है। क्रिस्टोफर हुड के द्वारा दिया जा रहा है। इस शब्द को किसने दिया? क्रिस्टोफर हुड ने दिया। और इस पूरे सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है ओसबर्न व गैवलर को। गैवलर को, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और उस बुक पे ही इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बहुत व्यापक रूप से चर्चा किया था। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो अभी तक हम लोग को ये पता चल गया कि New public administration word was given by the Christopher Hood, but this theory was popularized by Osborne and Gabler, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और इस बुक पर इन्होंने नवीन लोक प्रबंधन के बारे में व्यापक चर्चा की।
इस पूरी अवधारणा को कई अन्य नाम से जानते हैं। नवीन लोक प्रबंधन को हम लोग उद्यमी सरकार के नाम से जानते हैं, उद्यमी सरकार के नाम से जानते हैं, बाजार आधारित सरकार के नाम से जानते हैं, बाजार आधारित सरकार के नाम से जानते हैं, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट, मार्केट बेस्ड गवर्नमेंट। इसको ये भी कहा जाता है कि इट इज आल्सो नोन एज द थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच के अलावा एक तीसरा प्रशासन के रूप में इसमें जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। नवीन लोक प्रबंधन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब सवाल उठता है कि ये उठ रहा है कि तीन नाम हमको पता चल गए, कौन कौन सा, उद्यमी सरकार, बाजार आधारित सरकार और थर्ड वे, एक तीसरा तरह का प्रशासन जिसको हम लोग नवीन लोक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इसको मैनेजरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, मैनेजरियलिज्म, इसके नाम से भी इसको जानते हैं, मैनेजरियलिज्म को नाम से जानते हैं। तो ये 3-4 नाम इसको हमको याद रखना है, किस किस नाम से इसको जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि नवीन लोक प्रबंधन की परिभाषा कैसी बनाई जाए। तो इसकी परिभाषा हम लोग ये बना सकते हैं कि जब परंपरागत लोक प्रशासन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की प्रबंधकीय तकनीकों को शामिल किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रबंधन या एनपीएम कहा जाता है। नवीन लोक प्रबंधन या एनपीएम कहा जाता है। यह पूरा जो सिद्धांत है वह 3 ई पर बात करता है, 3 ईज पर बात करता है। तो पहला ई जो है रिप्रेजेंट करता है इफिशियंसी को, दूसरा जो है इकोनॉमी को, और जो थर्ड है वह इफेक्टिवनेस को करता है। हिंदी में अगर देखें तो अगर मैं देखूं, इसको बोलते हैं क्षमता, इफिशियंसी, मितव्ययता, और थर्ड जो आ रहा है वह आ रहा है प्रभावशीलता। इन 3 तत्वों पर यह बल देता है। सवाल उठता है कि इफिशियंसी से क्या मतलब होता है, इकोनॉमी से क्या मतलब होता है, और इफेक्टिवनेस से क्या मतलब होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है, अगर इसको कहें कि परफॉर्म एज पर कैपेसिटी, कि संगठन की जितनी क्षमता है वह उतनी क्षमता में जाके काम करे। दूसरे शब्दों में कहता हूं, अगर कोई मशीन है, उसकी 1 घंटे में उत्पादन क्षमता मान लो 10 यूनिट की है, तो उसको इतना काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं इफिशियंसी। इकोनॉमी का मतलब है कि अगर कोई मशीन 1 यूनिट को 1 रुपए में अगर उत्पादन कर सकती है, तो उसे 1 रुपए में या इससे कम में उत्पादन करना चाहिए। इसको कहते हैं इकोनॉमी। मतलब विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेस a unit should be produced. This is called the economy. मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम कहें इरेडिकेशन ऑफ वेस्टेज, मतलब कि हमें संसाधनों की बर्बादी को रोकना है, ठीक है। और प्रभावशीलता का मतलब होता है कि सर्विस should be delivered within time limit to the target group.
अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। यहां पे हो रही है सेवाएं समयबद्ध हो और क्या होना चाहिए, साथ में जो टारगेट ग्रुप है, जो लक्षित ग्रुप है, टारगेट या लक्षित ग्रुप को प्राप्त होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जा रही है तो सब्सिडीज जो है उस टारगेट ग्रुप को ही मिले, जो उसके लिए बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी वही व्यक्ति होना चाहिए जो उसके लिए हकदार है। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो बहुत अमीर है और उसके बावजूद भी वह सरकार की सब्सिडी का फायदा ले रहा है। तो ये तीनों पर ये बल दे रहा है, क्षमता निर्माण पर, इसके बाद संसाधनों को बचाने पर और इसके बाद समयबद्ध तरीके से सेवाओं को प्रदान करने पर बल दे रहा है। और ये कहता है कि जब इफिशियंसी की बात कहता है तो कहता है कि अगर जिन सेवाओं को निजी क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र को आने की आवश्यकता ही नहीं है, उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने देखा क्या है, किस नाम से जाना जाता है, कब आई, तो रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में लिखी गई। और क्यों आई, तो क्यों आई का जवाब ढूंढते हैं। इस अवधारणा को तब दिया गया जब दुनिया ने एलपीजी की अवधारणा को अपना लिया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दिमाग में रखिएगा। तो क्यों आया, इसका जवाब ढूंढते हैं। यहाँ पे ढूंढते हैं अपन कि एनपीएम आया क्यों। तो देखो एनपीएम कहाँ आ रहा है, एनपीएम सरकारी प्रशासन पे लाने की बात कर रही है। हमें जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा उद्देश्य क्या है, कैसे लोक प्रशासन को बदलती हुई परिस्थिति के संदर्भ में प्रासंगिक बनाएं, कैसे इसकी कमियों को हम दूर करें। और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने विकास प्रशासन का पीछे जन्म करवाया, फिर हमने देखा कि कैसे नवीन लोक प्रशासन को हम लोग लेके आए, तुलनात्मक लोक प्रशासन आया, और आज हम लोग नवीन लोक प्रबंधन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि ये क्यों आया। तो ये पहली बार एल और पी और जी की अवधारणा के कारण इसका विकास बड़े पैमाने पर हर देशों में हो गया। मतलब क्या था, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण। इस अवधारणा ने परंपरागत लोक प्रशासन से नवीन लोक प्रबंधन की ओर लोक प्रशासन को आने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी बात, मतलब क्या था, निजीकरण को बढ़ावा देना है, उदारीकरण को लाना है, और ताकि वैश्वीकरण को प्राप्त किया जा सके। अल्टीमेट एम was LPG was to attain the globalization, and to attain the globalization these two elements, liberalization and the privatization was the means. ये एक साधन थे, and with the help of these two means finally we have to attain the globalization. और जब प्राइवेटाइजेशन करने की बात क्यों आई, इसका भी इसमें एक जवाब आएगा कि किस देशों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। ठीक है, सेवाएं अति विलंब से प्राप्त हो रही थी, अति विलंब से प्राप्त हो रही थी। सेवाएं बड़ी महंगी थी, सेवाएं महंगी थी। प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था। प्रशासन में प्रतिस्पर्धा का अभाव था, प्रतिस्पर्धा का अभाव था। भ्रष्टाचार था। जनता में प्रशासन को लेकर असंतुष्टि थी, प्रशासन को लेकर असंतुष्टि थी, असंतुष्टि थी। इसके बाद अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी,
धीमी गति से बढ़ रही थी, रोजगार सृजन नहीं हो रहा था, रोजगार सृजन नहीं हो रहा था, गरीबी में कमी नहीं आ रही थी, गरीबी में कमी नहीं आ रही थी। इन सब कारणों ने लोक प्रशासन को झकझोरा और लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नई तकनीक, एक नई विधा को लाने पर बल दिया गया। ये माना गया कि परंपरागत लोक प्रशासन में ही कुछ कमी है, जिसके कारण से ये समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। और आप सोचिए ये समस्याएं कितनी बड़ी समस्याएं हैं, जिससे समाज का, राष्ट्र का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। देशों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो देश के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है विकास कार्यों के लिए। जो पैसा आ रहा है वह सिर्फ ब्याज चुकाने पर या राजस्व व्यय की पूर्ति करने पे ही चला जा रहा है, पूंजीगत व्यय के लिए पैसा ही नहीं बच रहा हमारे पास। इसके बाद सेवाएं अति विलंब से प्राप्त हो रही हैं। यदि किसी समाज में, किसी राष्ट्र में सेवाएं विलंब से प्राप्त होती हैं तो जनता में असंतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। इसी तरह सेवाएं बड़ी महंगी होती हैं तो बहुत कम व्यक्ति सेवाओं को प्राप्त कर पाते हैं, और जिन व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं उस समुदाय में प्रशासन के प्रति एक असंतुष्टि का भाव पैदा होता है। पारदर्शिता का अभाव था, और पारदर्शिता का अभाव का मतलब ही होता है कि ऐसा प्रशासन जो पारदर्शी नहीं होता है, उस प्रशासन की जनता के बीच स्वीकार्यता कम हो जाती है। इसके बाद देखिए रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। रोजगार सृजन होगा कैसे, जब प्रशासन में पारदर्शिता ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो रोजगार सृजन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी निजी क्षेत्र नहीं आए हैं, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का संपादन सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए भ्रष्टाचार है ना, जनता में प्रशासन को लेकर असंतुष्टि, अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा, रोजगार सृजन कम होगा, पर कैपिटा इनकम कम रहेगी, लोगों में गरीबी ज़्यादा रहेगी और निर्यात कम होगा अर्थव्यवस्था का। तो एक तरह से पूरी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 1991 में जो भारत की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हमारे पास आयात करने के लिए मात्र 15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, राजकोषीय घाटा बहुत ऊपर था, और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र काम कर रहे थे सब घाटे में काम कर रहे थे। लोगों का रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा था, पर कैपिटा इनकम लोगों की बहुत कम थी, और ऐसे में अर्थव्यवस्था के सामने एक विशेष चुनौती आ गई थी। इन सब परिस्थितियों ने एक नवीन लोक प्रबंधन को बढ़ावा दिया, और भारत ने भी नवीन लोक प्रबंधन को अपनाया। और निजी क्षेत्रों को, मैंने इसकी परिभाषा बताई कि नवीन लोक प्रबंधन का तात्पर्य है कि परंपरागत लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की प्रबंधन तकनीक को अपनाना, इसको कहते हैं नवीन लोक प्रबंधन। अब ये हमारा क्यों आया, इसका हमने उत्तर ढूंढ लिया है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है, कब आया, क्यों आया, परिभाषा। सिद्धांतकार भी हमने आपको बता दिया, क्रिस्टोफर हुड के द्वारा ये शब्द दिया गया, और गैबलर ओसवर्ड या ओसवर्ड गैबलर के द्वारा एक किताब लिखी गई, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और इस किताब में नवीन लोक प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम इसको ढूंढते हैं, अगले टॉपिक में चलते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर आप सुनिए, इसका जब भी विशेषताएं लिखना है आपको ये देखना है कि अब, क्योंकि हमने देखा है इसका कारण कि सरकार जो परंपरागत लोक प्रशासन है आर्थिक गतिविधियों का संपादन कर रही है, तो राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कम हो पा रहा है, रोजगार सृजन कम हो पा रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सरकार के आकार को छोटा करेंगे, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देंगे, अधिकांश संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र जो हैं अब निजी क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे। एक ही सेवाओं को प्रदान करने के लिए कई प्रकार की संस्थान की स्थापना करवाई जाएगी ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा, जवाबदेहिता को बढ़ावा दिया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। ये सब इसकी विशेषताएं होने वाली हैं।
ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होने वाली देखना। निजी क्षेत्रों को प्रत्येक क्षेत्र में आने का मौका देना। दूसरा, सरकार के आकार में कमी करना। तो कैसे कमी करने वाले हैं? तीसरा, संविदा आधारित नौकरशाही को प्रमोट करना, नौकरशाही को प्रोत्साहित करना। इसके बाद प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखना, 5वें पॉइंट के रूप में एक ही सेवा को प्रदान करने के संदर्भ में कई संस्थाओं को विकसित करना। क्यों करना? अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। आगे क्या होने वाला है? 6 हो गए, आगे देखते हैं। गुणात्मक स्तर की सेवाएं प्रदान करना। अगला देखना, गुणात्मक स्तर की प्रशासन में जवाबदेहिता को बढ़ाना। ठीक है, प्रशासन अपने आप को कार्य करने की बजाय कार्य करवाने वाला बनेगा, कार्य करवाने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित होना। तो ये सब नवीन लोक प्रबंधन की विशेषता आ रही है। तो कौन कौन सी विशेषता हैं, एक एक बार हम इन विशेषताओं को देख लेते हैं। अगर हम देखें इसकी विशेषताओं में हमने क्या क्या लिया है, निजी क्षेत्रों को प्रत्येक क्षेत्र में आने का मौका देना, हर क्षेत्रों में। और वर्तमान में ये है कि सिर्फ 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां पर निजी क्षेत्र नहीं आ सकते हैं, बाकी प्रत्येक क्षेत्रों को यहाँ पर खोल दिया गया है। सरकार के आकार में कमी करना, लगातार आप देख रहे हो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट की अवधारणा को लेकर चला जा रहा है। इसके बाद संविदा आधारित नौकरशाही को प्रोत्साहित करना, प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाना और एक सेवा को प्रदान करने के संदर्भ में, इसको बंद करो, एक सेवा को प्रदान करने के संदर्भ में कई संस्थाओं का विकास करना, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। और इसको आप समझिएगा इन 2 पॉइंट को कि कैसे आज BSNL 1990, 95, 2000 में भारत में सिर्फ 2 संस्थाएं थी, MTNL और BSNL, और ये दोनों ही संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की थी और इनके द्वारा टेलीफोन सर्विस उपलब्ध कराई जाती थी। आलम ये था कि एक फ़ोन कनेक्शन 4 से 5 साल में प्राप्त होते थे। आज देखिए, और बहुत ही महंगी सेवाएं। आपको जान के बड़ा ताज्जुब लगेगा कि 2000 में अगर आपको इंटर स्टेट कॉलिंग करना है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र कॉलिंग करना है, तो दिन में 1 मिनट का 80 रुपये कॉल लगता था।
1 मिनट में 80 रुपये। और आज सोचिए कि हम 250 रुपये में पूरे 1 महीना और रोज 1 GB डेटा का यूज करते हुए ऑल इंडिया में अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द, क्या है ये कई संस्थाओं को यहाँ पे ले आया गया है। इंस्टीट्यूशनल प्लूरिज्म कहलाता है ये, संस्था बहुलता का कॉन्सेप्ट कहलाता है ये, इसके कारण से ये हुआ है। प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि आप देखिए, जब मारुति 800 आई थी और तब मारुति में कोई फीचर नहीं था और मारुति लगातार हर साल अपना रेट बढ़ाती जा रही थी। लेकिन इसके बाद जब 2000 के बाद कई कारों को यहाँ पे बुला लिया गया, कई कारों कंपनी को बुला लिया गया, तो मारुति ने अपना रेट गिराना शुरू कर दिया। और इस तरह से आज देखिए कि आप 8 लाख रुपए में बाजार में चले जाइए तो आपको मल्टी डायमेंशन कार आपको मिल सकती हैं आराम से। ये किसका परिणाम है? ये प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दीज आर द फीचर्स ऑफ NPM। अब सवाल उठता है कि NPM में विरोध किसका किया गया? NPM जो अवधारणा आई तो किसी चीज का विरोध किया हुआ? बिल्कुल विरोध किया। जो लोक प्रशासन का पहला चरण था, राजनीति प्रशासन विभाजन, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। दूसरा, दृढ़ सोपानिक संरचना, इसका भी जो है बहुत ज्यादा इसने विरोध किया। तीसरा, इसने नौकरशाही व्यवस्था का भी विरोध किया। नौकरशाही व्यवस्था का भी इसने विरोध किया। तो दिमाग में रखना है कि दृढ़ सोपानिक संरचना, राजनीति, इसने एकाधिकार, लोक प्रशासन की एकाधिकार प्रवृत्ति का भी विरोध किया। ठीक है, और यह जो सिर्फ आंतरिक दृष्टिकोण था इसका, किसी भी संगठन के अंदर देखना, इस चीज का भी इसके द्वारा विरोध किया गया। तो ध्यान रखना है किसका विरोध करता है ये, तो आपको समझ में आ गया, ये इसका विरोध करता है। राजनीति प्रशासन विभाजन, दृढ़ सोपानिक संरचना, यह केंद्रीकरण का विरोध करता है। ध्यान रखिएगा। तो एक विशेषता जो हमारे यहाँ पे रह गई है, तो हमको ये ध्यान लेना है 10वें पॉइंट की, कि यह जो है विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। तो यहाँ पे ये हमको पता चल गया कि किसका विरोध कर रहा है ये। अब एक सवाल उठता है, मैंने कहा था कि हम लोग मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो नवीन लोक प्रबंधन में 2 मॉडल संचालित हैं। पहला मॉडल कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला मॉडल कहलाता है लोक चयनवाद, लोक चयनवाद। और दूसरा मॉडल कहलाता है न्यू टेलरवाद, न्यू टेलरवाद। हम ये मॉडल है और 1960 में दिया गया और विंसेंट ओस्ट्रम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विंसेंट, यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आएगा, विंसेंट ओस्ट्रम के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये कहा कि किसी, इसका सिर्फ 2 लाइन लिखना है हमको यहाँ पे बस। लोक चयनवाद की मतलब होता है कि देश की जनता के पास सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए, एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए। अर्थात यह संस्था बहुलता की बात करता है, संस्था बहुलता की बात। इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आज हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, वी हैव अनलिमिटेड चॉइस, ईदर वी कैन गो with the public sector bank or we can go private sector bank, and under the private sector banks there is also multiple choice, under the public sector banks we have a lot of choice। ये क्या हो रहा है? There are a lot of competition कि how they can attract the consumer। उनके बीच में इतना प्रतिस्पर्धा है कि कैसे उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींचें।
आज आलम ये है कि अगर आप कोई बैंक खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू गो टू द बैंक, जस्ट यू हैव टू मेक ए कॉल टू द बैंक ऑफिसर और बंदा खुद ही आएगा और आपके घर में पूरी प्रोसीडिंग करके वो चला जाएगा और आपका अकाउंट खोल के चला जाएगा। दिस हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। जब बहुत सारी संस्था आ गई, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन मार्केट में आ गए, तो आज सबसे ज़्यादा मजबूत कौन हुआ? उपभोक्ता। तो न्यू लोक प्रबंधन में उपभोक्ता को मजबूत बनाने की बात कही जा रही, कंज्यूमर को भगवान बनाया जा रहा है। और जो लोक चयनवाद आया वो ये भी कहता है, यूजर और पे की संकल्पना से काम करने की बात कहता है कि जो सर्विस चाहिए आप यूज करिए और पे करिए, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एज टू गेट सर्विस एज ए फ्री में कोई सेवा नहीं, जो भी आपको लेना है आप लीजिए और आप उसका पे करते जाइए। जैसे वर्तमान में क्या हो रहा था, शुरू में आज से 10 साल पहले देखिए कि नगर निगम पानी की सप्लाई करता था, लोग वेस्ट करते जाते थे और क्योंकि फिक्स था एक अमाउंट, बड़ा नॉमिनल अमाउंट लगता था। अब नगर निगम ने क्या कर दिया है, हर घर पर एक वाटर मीटर लगा दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ वाटर अब आपको बिल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूजर पे कॉन्सेप्ट कहलाता है, यूजर पे कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। तो पहली थ्योरी में हमको सिर्फ इतना लिखना है, लोक चयनवाद। और न्यू टेलरवाद जो आया था वह एक तरह से है तो नाम इसका टेलरवाद, लेकिन ये आया किसके था, बेवर की नौकरशाही थ्योरी के विरुद्ध आया था। दिमाग में रखना है हमको। तो जो न्यू टेलरवाद आया, इसको न्यू क्यों कहा गया, न्यू टेलरवाद, और ये आया किसके था, बेवर की नौकरशाही, बेवर की नौकरशाही की कमियों के प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ जो बेवर था, बेवर क्या कह रहा था, दृढ़ पशुपानिक संरचना पर बात कर रहा था, है ना, संरचना पर बल दे रहा था। बेवर जो था वह भागीदारी पर बात नहीं करता था, भागीदारी पर बात ही नहीं करता था, ठीक है। बेवर जो है नियमों व प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन पर बल दे रहा था, प्रक्रियाओं की कड़ाई से अनुपालन पर बल दे रहा था, से कि अनुपालन पर बल दे रहा था। इसके कारण से ये समस्याएं आ रही थी। तो इस चीज को जब न्यू टेलरवाद दिया गया तो दृढ़ पशुपालनिक व्यवस्था की जगह लचीली पशुपालनिक व्यवस्था, जनता की भागीदारी और नियमों और प्रक्रियाओं का पालन तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में सेवाओं को प्रदान करने में विलंब या लेट या देरी नहीं होना चाहिए, इस पर बल दिया गया। तो अभी तक हम लोगों ने नवीन लोक प्रबंधन के बारे में ये पढ़ लिया कि नवीन लोक प्रबंधन क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया, कौन कौन से सिद्धांतकार थे, क्यों आया, क्या विशेषताएं थी, इसने किसका विरोध किया और इस क्षेत्र में कौन से मॉडल काम किए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन इसी बनेगा कि इसका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, एनपीएम का प्रशासन में क्या प्रभाव देखने को पड़ रहा है। तो सबसे पहली बार ये हुआ कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। आज आप अगर रिलायंस इंडिया को ले लीजिए, अडानी ग्रुप्स को ले लीजिए, ये भारत में आज प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो निजी क्षेत्र आ चुके हैं हर क्षेत्रों में। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा सभी जगहों से निजी क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, ठीक है। सरकार का राजकोषीय घाटा घट रहा है। चौथा,
सरकार की नौकरशाही का आकार घट रहा है। सरकार की नौकरशाही का आकार घट रहा है। ठीक है, सरकार में नई प्रबंध तकनीक को अपनाया जा रहा है। नई प्रबंध तकनीक को अपनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखना राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर आदि को अपनाया गया। ठीक है, तो ये सब काम हमको संगठन लोक प्रशासन में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। लोक प्रशासन कैसा बनता जा रहा है? संवेदनशील बनता जा रहा है। लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ती जा रही है। लोक प्रशासन कैसा बन रहा है? तो पारदर्शी बन रहा है, धीरे धीरे करके पारदर्शी। लोक प्रशासन में भी समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। समयबद्ध तरीके से सेवाओं को देना शुरू कर दिया गया है। तो ये सब जो है एनपीएम का लोक प्रशासन में प्रभाव था। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर पाए। जो हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि हमको इतने पॉइंट में इसको पढ़ना है, हमने सब पढ़ लिया कि व्हाट इज द एनपीएम, इसे हम किस नाम से जानते हैं, यह कब आया, क्यों आया, इसकी डेफिनेशन, सिद्धांतकार, विशेषताएं, कौन इसका विरोध करता है, फिर किस किस चीज़ का विरोध करता है ये, फिर मॉडल, और इसके बाद प्रशासन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से हमारा आज का नवीन लोक प्रबंधन खत्म हो गया यहाँ पर। और कल जो अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे आपके पास, वह संगठन का सिद्धांत होगा, और उसके तहत हम लोग मुख्य रूप से 5 थ्योरी को पढ़ेंगे। है 6, जिसमें व्यवस्था दृष्टिकोण भी है। कौन कौन से है? वैज्ञानिक सिद्धांत, इसके बाद नौकरशाही, शास्त्रीय सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत। इन 6 सिद्धांतों को हमको पढ़ना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग जनरल स्टडी पेपर के तहत इसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बहुत गहराई में जाके नहीं पढ़ेंगे, और अपने शब्दों के साथ हमको एक कॉन्सेप्ट बना लेना है और उस कॉन्सेप्ट के सहारे आंसर को लिखना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 30 नंबर के लिए, मात्र 30 नंबर के लिए इतना बड़ा सिलेबस डाला गया है, तो बहुत ही साइंटिफिकली हमें इसको कंसाइज करना है, और डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। एक बार पढ़ लीजिए, और थोड़े थोड़े थिंकर, मैं बहुत ही कम थिंकरों के साथ पढ़ा रहा हूँ पब्लिक एड, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट हुआ था 2008 में, तो पब्लिक एड ऑप्शनल पेपर था। उस टाइम तो हमको कम से कम 100-200 थिंकर पब्लिक एड के हम लोग को यूज़ करने पड़ते थे आंसर में, बट राइट नाउ देयर इज़ नो नीड। तो दिस इज़ माई सजेशन कि आप बहुत ही सरल ढंग से इसको तैयारी करते जाइए। अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, और उसके बाद दूसरा हमारा आएगा वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।